शाम को देख लेगी। चल नाउ बात ना करें। मेक लेबल्ड डायग्राम Of teeth. ऑफ टीथ। सर एक बार फिर बनवा दीजिए, आप फिर से नंबर काटेंगे मेरे तक गंदा डायग्राम। सर एक बार वापस बनवा दीजिए। सर प्लीज। अभी शुरू ही कर रहे हैं लेकिन आप तोड़ते ही जा रहे हो। आप अभी तो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं ना। अच्छा पढ़ा रहे हैं। Make labeled diagram of teeth. Explain how dental caries takes place. How dental caries takes place. Also write method of prevention of it. Also write method of कितने पासवर्ड लगाने में? prevention. Now. हाँ वो सर का एक्चुअली गूगल प्लेस नहीं चल रहा है वर्क प्लेस, तो सर नहीं भेज पाएंगे तो वीडियो या पीडीएफ भेज देंगे। अब देखो तुम मेरे फोन में करो, मैं उससे व्हाट्सएप ज्वाइन करा दूँ। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लिया अगर तू चाहते हाँ, तो। फोन कर लो किसी फोन पे। काट दिया। अच्छा पढ़ ली। मम्मी फोर्स कर रही है। करो क्या वापस कॉल? नहीं, नहीं। अब ये देखो, ये चीज है क्राउन, इसको क्या कहेंगे? कीड़ा। दिस इज सीट। नाउ इसके राजा का महल। अब कल से हम भेजने लगेंगे क्योंकि लोग छुट्टी पे भी जाने वाले हैं ना। हाँ। तो कल से ये जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? क्राउन। जहाँ पे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं ना, मतलब वो बैक्टीरिया यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं सर जो कैविटी लग जाती है, कैविटी कैविटी यहाँ लगेगी। तो कैविटी मतलब तो कैविटी नहीं, डेंटल प्लेट। नहीं और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? यहाँ एक सुराख बन जाएगा, ये कैविटी होगी कि नहीं? ये क्राउन सर कैविटी क्राउन पे ही तो सीट पे लगेगी, सीट पे अंदर वो बीच में जगह होती है ना, थोड़ा सा कॉन्केव पोर्शन होता है, गड्ढा, उसी में एसिड वो छोड़ेंगे जो ऊपर की सीट होती है। यानी टीथ में कहाँ पर ये सब होगा? ये देखो, आपका खाना कहाँ फंस जाएगा? क्या यहाँ फंस जाएगा या चॉकलेट? तो इसको अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, ब्रशिंग नहीं करेंगे तो इसी में तो वो एसिड छोड़ेंगे, और एसिड छोड़ेंगे तो क्या गड्ढा बन जाएगा, और गड्ढा बन जाएगा तो क्या ये अंदर तक चला गया पूरा? इस साइड से कैसे ये गया? पूरा पूरा अंदर तक, दांत तो कहीं से भी पूरा ही खा जाएगा वो। तो अल्टीमेटली ये डिजोल्व हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट उसमें क्या हो रहा है, जो इनेमल है वो डिजोल्व हो गया। तो यहाँ पर सीट पर वो एसिड छोड़ेंगे, और यहाँ प्लेट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से चल के वो ऊपर आ जाएंगे, और वहाँ पर मजे से बैठ के खाएंगे, पार्टी होगी। समझ में आ गई बात? सो जो इसमें हार्डेस्ट पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? इनेमल। और उसके बाद का पोर्शन क्या होगा? डेंटाइन। तो इसके बाद का एक और पोर्शन है, दैट इज डेंटाइन। और फिर उसके अंदर क्या होगा? दैट इज पल्प कैविटी, जिसमें बहुत सारी क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी ऐसे। तो दिस इज ब्लड कैपिलरीज। वो बोन के अंदर से ही ब्लड कैपिलरीज कहीं ना कहीं से आई हुई होंगी। नाउ सो और ये रूट है, रूट ऑफ टीथ। टूथ लिख दो, क्योंकि एक दांत है तो क्या लिखेंगे? टूथ। और बहुत होंगे, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है। और टीथ बोले तब तो पूरा ही करना पड़ेगा, फिर सारे दांत दिखाओ, इंसिसर दिखाओ, ये हो जाएगा टूथ। अब ये देखिए, तो ये रूट हो गया, इसके अंदर ये क्या हो गया? डेंटाइन। ये सीट हो गया, और ये क्या हो गई? पल्प कैविटी। और ये गम हो गया। सो टीथ, जो टीथ है आर सिक्योर्ड, ये प्लूरल है, दैट इज सिक्योर्ड, ठीक है, टू या एंकर्ड। ये किस पे एंकर्ड है बताओ? टू बोन। बोन से जुड़े कि नहीं? एंकर जानते हो, जैसे वो एंकर डाल दिया है किसी तो नाव में पड़ता है कि नहीं? सो एंकर्ड टू बोन एंड फर्दर इट इज
secured या gripped by gums and gripped by gums. The portion which is exposed is called crown. The portion which is exposed is called crown. Molar and premolar teeth also have flat upper surface called seat. इंसिसर और कैनाइन तो नुकीले हैं, वहाँ थोड़ी ना फ्लैट सरफेस है, वहाँ कोई सीट थोड़ी ना है. तो मोलर एंड प्रीमोलर, मोलर के 3 दांत है, प्रीमोलर के 2 हैं. कैनाइन कितने होते हैं? मान लीजिए 3 + 2 + 1 और +2 और +2 + 1 +2 + 3. यहाँ से तोड़ा जाएगा और यहाँ से इसी के ऊपर भी, ये नीचे का जबड़ा है, ऐसे फार्मूला चलता है, और ये ऊपर का है, तो यहाँ भी कैसे होगा बोलो? 2 + 1 और +2 +1 +2 समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर ये बीच के 2 हैं, और ये कौन सा हुआ? कैनाइन. तो 2 और ये 1 हो गया, और ये 2 और ये 1 हो गया, और फिर उसके बाद क्या होगा? इस पे सीट होगा, ये सीट होगा. सो इस तरीके से फिर क्या होगा? 3 बड़े दांत होंगे. तो इस तरीके से ना ये चीज, ये विजडम टीथ है, कलर ये. और ये देख लो, ये क्या है बताइए? ये 2 है, और ये क्या है? 3 2 1 2 1, और यहाँ पे क्या होगा? 2 और ये इस तरीके से हो गया. तो 3 2 5 6 7 8 है, और 8 8 उन 3 में 16. से एक तो होता है ना. सर ये विजडम टीथ है. इसमें क्या सही है? क्या चीज है? सर पल्प कैविटी और रूट ऑफ ये जो रूट होती है, ये क्या होती है कि जो एंकर्ड होती है, जो कहाँ तक गई है? नीचे. बोन में लगी हुई है, धंसी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज रूट इज एंकर्ड. रूट किस पे एंकर्ड है? बोन. जो हमारी यहाँ पर पूरा जॉ है ना, उस पे बोन गया कि नहीं, जॉ का बोन, तो उसमें हमने आपको दिखाया था स्कल में, तो वहाँ पर वो एंकर्ड है. और फिर उसको किसने सिक्योर करके रखा है? गम ने. सो मोलर एंड प्रीमोलर टीथ also have upper flat portion. उसे क्या कहेंगे? पोर्शन लिटिल कॉन्केव इन शेप. कैसा होगा? इन शेप, कॉल्ड सीट. कितनी बात हो गई? अब आगे देखो. The outermost hard covering of tooth is called enamel, which is made of कैल्शियम फॉस्फेट. हर चीज जानती हो. कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट. So upper most जो क्या होती है कि upper hardest covering या कोटिंग भी लिख सकते हो. कोटिंग ऑफ टीथ इज enamel, which is made of calcium phosphoapatite. Phosphoapatite. सर इनामल खुद कैसे? कैल्शियम फ्लोर एपेटाइट लिखो, फॉस्फो नहीं लिखो. फ्लोर एपेटाइट फार्मूला दिखा जाएंगे. चलो, अब इस चीज की बनी होती है. एंड ठीक है, नाउ बिलो इनेमल. हाँ बोलो अर्पिता. सर वो जब हमारा इनामल उतर जाता है तो फिर वो दोबारा कैसे रिप्लेनिश होता है? मतलब वो अपने आप बनता रहता है.
जो हमारी सलाइवा है वो अल्कलाइन है, और वो सलाइवा इसीलिए निकलती है कि जो एसिड है ना, नहीं तो 1-2 ही दिन में ये बैक्टीरिया हमारे दांत खा जाए सारा, तो सलाइवा निकलती है कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को काम न करने दे। लेकिन कई बार सलाइवा कम पड़ जाती है और हमारे मुंह में चॉकलेट भरी रहती है, तो ऐसे केस में सलाइवा हार जाती है और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जीत जाते हैं, और वो हमारे माउथ के पीएच को 5.5 से बिलो कर देते हैं। फिर वापस आती है हैं? और वो फिर धीरे धीरे हमारे, बोलिए, एक और कैविटी हो गई जिसके बाद टीथ वापस कैविटी फिर धीरे धीरे हो जाती है, फिर उसमें फिलिंग कराई जाती है जिंक ऑक्साइड की। वो तीसरे नंबर पे जो रखा है ना जिंक ऑक्साइड, जो सुर्ख सफ़ेद, लेकिन ज़्यादा तो उस चीज़ को समझ में आ गई बात। अब देखिए बिलो एनामल देयर इज लाइट येलो कोटिंग, देयर इज हल्की येलो कोटिंग कॉल्ड डेंटाइन, ठीक है, विच ऑल्सो प्रोटेक्ट पल्प कैविटी। विद इन डेंटाइन क्या होगा? सो इनसाइड डेंटाइन देयर इज ए पल्प कैविटी प्रेजेंट विच कंटेन्स मैनी ब्लड कैपिलरीज, जो दांतों का पोषण करती हैं। जैसे होता नहीं जाइलम फ्लोएम में रूट को बाहर हार्ड है लेकिन अंदर तो पानी जा रहा है, खाना जा रहा है, तो ऐसे पल्प कैविटी है। तो टीथ एक लिविंग पार्ट है जो जिसमें धीरे धीरे डेंटाइन बनता रहता है, फॉस्फोएपेटाइट बनता है, तो वो सब पल्प कैविटी ही बना रही है। बाहर से नहीं बन रहा है कि अंदर से आके कुछ बाहर से लग जाए, वो जो अंदर है ना ब्लड कैपिलरीज वही उसमें फिर से बनाती जा रही है। ये एक रनिंग प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस है। कैल्शियम फ्लोरेपेटाइट, FLU फ्लोरीन से होता है, कैल्शियम और फ्लोरीन से बना, ठीक है, फॉस्फो नहीं, फ्लोर लिखो। तो इस तरीके से डेंटाइन होगा। विद इन डेंटाइन देयर इज ए हॉलो पोर्शन, पल्प कैविटी, आप लिख लें पल्प कैविटी इज इनकेज्ड, पल्प कैविटी इनकेज्ड होगी, इनकेज्ड, इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होगा। अब जरा देखो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। सो हाउ dental caries takes place when after meal food particle remains within our mouth, remains within आवर माउथ। जब फूड पार्टिकल हमारे अंदर रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स रिमेन विद इन आवर माउथ, तो क्या होगा बोलो? देन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, वो रहेंगे ही रहेंगे। उनको आप कितना भी गार्गल करा दो, डेंटल क्लीनिंग करा दो, तब भी थोड़े रहेंगे। अगर बहुत आप एलिमिनेट भी कर दो तब भी वो अपने आप आ ही जाते, ठीक है कि नहीं भाई? आप ये समझिए कि जहाँ फल होंगे तो वहाँ फल को खाने वाले बैक्टीरिया भी होंगे, उसको सड़ा ही देंगे फल को। इसी तरीके से कोई भी चीज़ कहीं पर है तो उसके शिकार वहाँ जरूर रहेंगे। तो तुमने खाना खाया तो माउथ में बैक्टीरिया को तुम कैसे रोक लोगी? हवा में बैक्टीरिया, मुंह तो खोलोगी कि जैन बन जाओगे। वो पूरा मास्क लगा लेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, 1 महीना हवा पिएंगे, फिर 1 महीने पानी पिएंगे। पानी भी 10 तरीके से छान के पिएंगे कि एक भी बैक्टीरिया मर ना रहा। बहुत जैन होता है कि नहीं? रात को खाना नहीं खाएंगे, जमीन के अंदर का नहीं खाएंगे, आलू आलू की उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए। आलू रेडिश ये कुछ नहीं खाएंगे, आलू मूली गाजर। अब चलो देखो, व्हेन आफ्टर मील फूड पार्टिकल्स रिमेन ट्रैप्ड विद इन आवर माउथ, देन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जैसा कि सुंदरम ने बताया कि हमारे मुंह में कौन से बैक्टीरिया हैं? स्ट्रेप्टो, और क्या जब ऐसा काम करें तो बैक्टीरिया ही है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फोकस का मतलब है स्फेरिकल। स्ट्रेप्टो, चूंकि इनकी पूरी एक लड़ी रहती है तो इसलिए इनको स्ट्रैप कहा गया।
और कोकस का मतलब स्फेरिकल। सर जो आंशिक है सर अब याद रहेगा। फोकस को मारने वाली दवाई भी आती होगी। बिल्कुल सही है, जैसे मुंह में फिनाइल डाल लिया तो स्ट्रेप्टोकोकस सारे बैक्टीरिया वैसे ही कहा जाता है जैसे माउथ गार्गल है लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन नीचे मिल जाएगा तो वो अब ले लो, उसको गार्गलिंग करते रहो, वो भी अच्छा वो कीट मार देगा। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो बोलो क्या करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस, सुन लें, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रिलीज एसिड होगा ऑन शुगर सब्सटेंस, क्योंकि फूड में शुगर जरूर रहेगा, मेनली तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। ये सेक्रीट एसिड ऑन शुगर पार्टिकल एंड ब्रेक डाउन इट। बाहरी उनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है तो वो उसे बाहर से ब्रेक डाउन करते हैं। ये डेंटल कैरीज हमारे न्यूट्रिशन सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि दांत हमारे न्यूट्रिशन का पहला पार्ट है, जिससे होकर के कई लोगों के अरे आप ये देखो, ये नाक है और ये माउथ है, और एक नाक से जाती है और एक माउथ से जा रही है, और ये दोनों मिलके बन जाते हैं कि नहीं? और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बकल कैविटी। आप समझिए उनका सेंस देखो, वो नेसल कैविटी को बकल कैविटी लिख रहे हैं। और बहुत लोग देख में कईयों पे भी लिखा। भाई अगर ये होना चाहिए ना बकल कैविटी, तो वहाँ लिख रहे हैं नाक को बकल, यहाँ से खाते होंगे खाना। सो secrete, so that is bacteria secrete acid on sugar particle and break down it, और उसे क्या करते हैं? ब्रेक डाउन इट टू रिलीज एनर्जी। वो बाहरी तोड़ लेते हैं, बाहरी एनर्जी ले लेते हैं, फिर एनर्जी अंदर ले लेते हैं। ब्रेक डाउन इट टू टेक एनर्जी, गेट एनर्जी लिख रहे हैं, क्योंकि उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे उनका काम चलता रहे, उनको एनर्जी से मतलब है, वो खाने को अंदर नहीं पचा सकते। तो अब इसके बाद क्या होगा? दिस एसिड ये क्या करेगा? सो द एनामल गेट डिसॉल्व इन दिस एसिड। उन्होंने अपना काम तो चला लिया, उन्हें तुम्हारी क्या चिंता कि तुम्हारे दांतों की, उनको खाना खाना था, उन्हें मालूम नहीं कि इनका एनामल खराब हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए? मान लो तुम्हारे घर बंदर आ जाए तो 2 केला खाएंगे, 4 चीज फेंक के चले जाएंगे, तो वैसा ही है टू गेट एनर्जी, ठीक है? द एसिड रिलीज्ड बाय देम, चलो द एसिड रिलीज्ड बाय देम, ठीक है? सो डिसॉल्व्स एनामल, एनामल खुद एक सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट है तो उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, हर एक एसिड में सॉल्ट डिसॉल्व होता है। नाउ डेंटाइन इज एक्सपोज्ड, अब उस व्यक्ति के दांत पीले पड़ चुके हैं, डेंटाइन एक्सपोज्ड हो गया, इसका मतलब है कि नाउ डेंटाइन इज एक्सपोज्ड, और डेंटाइन तो और सॉफ्ट है, अब उसको पानी लगने लगेगा, ठंडा पानी। डेंटाइन इज एक्सपोज्ड हो गया, फिर क्या होगा? डेंटाइन एक्सपोज्ड हो गया। नाउ एसिड क्या करेगा? डेंटाइन इज ऑल्सो गेट डिसॉल्व। जब ये एक्सपोज्ड हो जाएगा तो डेंटाइन भी क्या हो जाएगा? उसी में डिसॉल्व हो जाएगा इन एसिड, in acid, and there is a hole created, a hole formed which reaches up to pulp cavity, and अब यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? जब ये सब हो जाएगा तो क्या होल नहीं बन जाएगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा? There is a hole formed which reaches to pulp cavity. Now the acid released by these bacteria reaches to sensitive pulp cavity या blood capillaries. Now acid released by bacteria
reaches to blood capillaries and causes severe dental pain. और उसकी वजह से क्या होगा? And causes severe dental pain या toothache भी बोलते हैं इसको, ठीक है? टूथैक कहते हैं। तो ये तो हो गया कि इस तरीके से होता है। These bacteria forms a cement-like hard substance around gum। ऐसा भी तो वो करते हैं कि नहीं? तो वो क्यों करते हैं? As a hiding place for them। गार्गलिंग के बाद भी वो ना निकले। These bacteria forms yellow cement। उसके पीछे वो अपना काम करते रहेंगे क्योंकि उसमें भी तो कुछ शुगर फंस जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे दांत के नीचे का जो पोर्शन है ना, तो यहाँ पर ये जैसे ये दांत है, तो यहाँ भी धीरे धीरे वो जहाँ बैक्टीरिया खा जाएंगे तुम्हारे दांत, और अल्टीमेटली ये गम दिखने के लिए है लेकिन यहाँ वो खा जाएंगे दांत। सर जब वो ये काम करेंगे तो दांतों में दर्द होता है? बोलो। मतलब जब बैक्टीरिया, मतलब जो येलो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, धीरे तो वो धीरे से जब वो मशीन से हटा देगा ना डेंटिस्ट, तो वो पूरा तुम्हारा दांत लगेगा, अरे ये तो अंदर से पूरा खा गया। दर्द तो होगा ना, पता चल रहा है। दर्द का मतलब है कि धीरे धीरे सब पानी लगने लगेगा पीने में, और कोई भी चीज़ है तो जैसे जब डेंटाइन एक्सपोज हो जाएगा ना, तो आप पानी पीने लगेगा या आइसक्रीम खाने लगेगा, ऐसा घर में किसी को लगता है, झंझनाहट होती है। तो बैक्टीरिया फॉर्म येलो। फिर ऐसे में आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। सीमेंट लाइक सब्सटेंस, ठीक है? तो ये जैसे सही बताने की क्लोजअप अमेरिका में, क्लोजअप ठीक है लेकिन कोलगेट बैन है अमेरिका में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, लेकिन इंडिया में चल फॉर्म येलो सीमेंट लाइक सब्सटेंस। देखो येलो सब्सटेंस बना देगा एज हाइडिंग प्लेस, ठीक है? हाइडिंग प्लेस फॉर मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके लिए वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? ये वी शुड ब्रश, हमें ब्रश तो करना ही चाहिए आफ्टर एवरी मील। जरूरी नहीं कि पेस्ट लो, लेकिन क्या है कि पार्टिकल हटा लेने चाहिए। गार्गल करने से कई बार वो जो दांतों में फंसे पार्टिकल है वो हटेंगे नहीं। हर बार पेस्ट लेना जरूरी नहीं है, ब्रश चला देने से क्या है कि पार्टिकल नहीं रहना चाहिए मुंह में, ठीक है कि नहीं? सो वी शुड ब्रश। मैंने भी बचपन से करना स्टार्ट किया टीथ, और आफ्टर एवरी मील। अच्छा, कि ये भी नहीं है कि वी शुड कीप एट लीस्ट 4 आवर्स, ये नहीं कि कभी भी मिला तो 2 चिप्स खा लिया फिर 1 चिप्स खा लिया, वो उनको तुम खाना ना देते रहो बैक्टीरिया को, कि बीच बीच में जैसे ये खाती है कुछ भी चिप्स तो तुरंत गार्गल करने जाती है। सौम्य को बहुत अच्छा सिस्टम मैंने देखा कि ये बहुत डेंटल कॉशियस है, तो ब्रश करना चाहिए। वी शुड फ्लॉस, फ्लॉस का मतलब धागे से भी, एक फ्लॉसिंग होता है ना, दांतों के बीच में धागा से आता है, तो इसमें उससे क्या करते हैं, दांत के बीच में कुछ भी होगा तो वो फ्लॉस कहते हैं। सभी लोग दांत के बीच में, जैसे कुछ लोग धागे से हाथ से करेंगे और नहीं तो फ्लॉस का एक वो आता है, तो देख लो, आपको दिखा देना, ये देखो, इधर देख लीजिए, यहाँ पता चल जाएगा। आप तो खरीद लेना जाके, देखिए
डेंटल फ्लॉस। वो सुना नहीं उसने बहरी अलेक्सा तो इस तरीके से रहेगा। डेंटल फ्लॉस में क्या रहेगा, नहीं दिखाएगा तो कोई बात नहीं। कभी क्या है कि ये चीज है, ये देखो, तो इसमें आपको पता चल जाएगा ये डेंटल फ्लॉस है। तो इसमें आप देख लीजिए एक धागा रहेगा और इसको क्या करोगे, ये दांतों को कैसे करना है देख रहे हो। अच्छा धागे के सहारे से धागे की सहायता से इसने क्या किया दांतों को, समझ में आ गई बात। तो ये आपको मिल जाएगा। और ऐसे भी देखो निकाल रहे हैं उसी फ्लॉस से, फिर उसी में फ्लॉस में पिन भी है। तो पूरा सिस्टम, तो कहीं भी कुछ भी अगर होगा तो निकाल देंगे। We should floss teeth regularly. We should मतलब क्या होगा कि चेंज टाइप ऑफ ब्रश एंड टूथपेस्ट रेगुलर। कुछ टूथपेस्ट में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ दूसरे में दूसरी अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ब्रश अलग तरीके से होते हैं। तो हमें अपने टूथ ब्रश क्या होता है, ख़राब हो जाता है कुछ समय बाद, तो उसे क्या करना चाहिए, वी शुड चेंज अवर टूथ ब्रश रेगुलरली। पेस्ट को भी कहा जाता है अलग अलग पेस्ट से करना चाहिए, एक पेस्ट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पेस्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वी शुड चेंज। देखो ये बहुत बातें करने लगी, अभी सौम्या का इसने नंबर काट दिया है। पहले सौम्या करती थी, ध्रुवांशी के आने के बाद इसी की भी चल रही है। टूथ ब्रश रेगुलरली, ठीक है। हमें टूथ ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। वी शुड विजिट अवर डेंटिस्ट रेगुलरली। ऐसे एक महीने में जाएंगे तो बस 6 जैसे कुछ जानने जैसे लोगों के पास तो ये सारे स्टेप हैं, ठीक है। एंड वी शुड ब्रश अवर टीथ एज पर द प्रोसीजर। कुछ लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो प्रोसीजर नहीं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कैसे मतलब ऐसा ना हो कि अपने ही दांतों को काट दो ब्रश। कोई वो थोड़ी है कि सैंड पेपर थोड़ी है कि दांतों को घिस नाउ। अब देखो नाउ, ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बात ना करें। न्यूट्रिशन इन, ओके, बात नहीं करो। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इन प्लांट्स take inorganic material from outside and synthesize their own food. तो प्लांट क्या क्या करते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक। They prepare their own food, ठीक है। वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। फूड own food with inorganic materials like CO2 and H2O with help of, सही है, with help of chlorophyll and sunlight। अब जरा देखो कि एक छोटे से सीड से पूरा इतना मेहनत प्लांट बन जाता है, बहुत बड़ा सा। ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये जो प्लांट है ये इसमें लीफ है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहेंगे, जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका नाम ही है, फोटो की मदद से कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करना, तभी तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। अच्छा, वो नीचे से क्या लेगा बोलो, नीचे से वाटर लेगा और ऊपर से क्या लेगा, सही है, ऊपर से CO2 लेगा और बाकी सनलाइट भी ले लेगा। और ये खुद कैसा है, तो क्या ये लीफ ग्रीन है जिसमें प्लास्टिड्स है, और प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस लीफ के अंदर एक सेल है, और सेल के चारों ओर क्या है, सेल वॉल होगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अलावा एक प्लास्टिड्स है। तो अगर प्लास्टिड्स ग्रीन कलर का है तो वो क्लोरोप्लास्ट है, और रेड कलर का है तो रोडोप्लास्ट है, येलो कलर का है तो फेइयोप्लास्ट है, और मान लो ज़ेंथोप्लास्ट है, और ब्राउन कलर का है तो फेइयोप्लास्ट है, और किसी कलर का नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट है, किसी न किसी कलर का है तो वो क्रोमोप्लास्ट है। प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट दैट इज कलरफुल, और एक कैसा होगा, कलरलेस, वर्णक और अवर्णक, रंगीन और रंगहीन। अगर मान लो ये कलरफुल है तो कौन से चार है यश, बोलो। आओ, जैसा कि यश ने हम लोगों को बताया, फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस करना, धागे से साफ करना। अब देखो, ये प्लास्टिक्स का क्या काम है, इनका काम है रंग, कलर देना, या कलरलेस भी हो सकता है। और खाना बनाना। प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं कि प्लांट्स में? सो फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन। बाकी कलर के प्लास्टिक्स का भी कोई काम होता है क्या? देख लो, एलोवेरा के अंदर कलरलेस है, अगर एलोवेरा का कभी जूस देखा है, क्या फूलों में अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स हैं, जो नीला होता है उसमें कौन सा प्लास्टिड है फिर? सब में अलग अलग हैं, वो सबके नाम हैं। टोटल 79 है, लेकिन हमने 3-4 आपको बता दिए। क्या करोगे जान के, अभी 11th में तो जा ही रही हो। सर बायो जो छोड़ने वाला है इनका क्या? प्लास्ट, और वो सौम्य के पास चला जाए भाई, जो छोड़ देगा वो 79 कैसे जानेगा, सौम्य बता देगी। क्रोमोप्लास्ट कौन से 4 तरीके के हैं, देखो जैसा यश ने बताया। हाँ बोलो। ज़ेंथोप्लास्ट, फेइयोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ज़ेंथोप्लास्ट, ज़ेंथोप्लास्ट कैसा है, और येलो, ज़ेंथोप्लास्ट कैसा है, येलो। और फेइयोप्लास्ट, ठीक है, ब्राउन। और रोडोप्लास्ट, ठीक है। तो लेकिन हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसके अंदर ये इस तरीके के सिक्के लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, देख लीजिए, सब जानती है। कैसे सौम्या ने बताया, ये सेल है, और सेल में ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, देखो वो आना बता रही है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसने बताया स्ट्रोमा, और कोई नहीं बोला क्लास में। इसको कहते हैं पढ़ाई। तो देखो, चीजें जिसे आता है वो रोक नहीं पाता अपने आप को। कई बार तो नेहा भी बता दे। अच्छा, स्ट्रोमा में क्या रहता है, क्या क्लोरोफिल? देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस और एक प्लास्टिड भी है। क्या ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का? तो ये ग्रीन कलर का है, और उसके अंदर क्या है, ये स्ट्रोमा। इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्या है, दिस इज साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो, इसके अंदर है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट का है ये प्लास्टिक्स है, तो जो प्लास्टिक्स ग्रीन कलर का है उसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, और उसके अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है। मतलब एक नाम है, उस प्लास्टिक्स का नाम क्लोरोप्लास्ट होगा, जिस जो ग्रीन कलर का। रेड कलर का हुआ
रोडोप्लास्ट कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो हमें ये बात पता चल गई है कि ऊपर से वो CO2 लेंगे और नीचे से ये लेंगे और इन दोनों से मिला के वो खाना बना लेंगे। सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे मेक फूड एंड दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नहीं, वो कह रही कि आज खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसको क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। ब्राउन के ऊपर स्पेलिंग क्या लिखी है? ब्राउन फेइयोप्लास्ट। अब देखो तो CO2 और प्लस वाटर 6 CO2 और यहाँ कितना लिख दें अभिषेक? नहीं, अब यहाँ तो ऐसे नहीं चलेगा, पहले चैप्टर में चला लिया था। तो ये क्या है? क्योंकि अभी हमें इसके स्प्लिट देखने पड़ेंगे ना। तो सनलाइट और ये क्या है? क्लोरोफिल। और फिर क्या बनेगा? और क्या बनेगा? ये फोटोसिंथेसिस है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कब होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि दिन में ही धूप रहेगी। और बोलो यस, रेस्पिरेशन कब होता है? हर चीज में। वो कह रहे हैं कि नाइट में करेगा तो मर नहीं जाएगा दिन में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। चलो, सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे आवर्स। दिन में खाना बना रहा है, ये खाना बन गया, फूड है। दिस इज ग्लूकोज, ये इसका प्रोडक्ट है। और ये इसका ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब है इसे फेंकना है। तो ये क्या है? ट्रांसपिरेशन से फेंक दिया जाएगा। लीव से जो पानी का निकलना होता है, वेपराइजेशन, क्या उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो ये देखो, तो ये दोनों क्या हुए बोलो? या बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो वो बनाना नहीं चाहता था लेकिन बन गया, तो इसे फेंकना पड़ेगा। और ये क्या है बोलो? इसका प्रोडक्ट है। ग्लूकोज बनाना चाहेगा, क्योंकि ग्लूकोज उसने बना लिया। जैसे तुमने खाना एक बार बना लिया दिन में, और फिर दिन रात खाओ मजे से। इसी ग्लूकोज को तोड़ के तो रेस्पिरेशन करेगा। अब बता नहीं दिव्यांगी ने कि दिन रात सांस लिया करता। तो ग्लूकोज को तोड़ने को ही तो रेस्पिरेशन कहेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ अब जरा देखें कि अब देखो, उसकी जरूरत नहीं है कुछ। ये तो वो हो गया कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम में। देखो इस बात को, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये चीज है, ये सेल है और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और बोलो ये क्या है? इसमें जो स्ट्रोमा रखें, क्या इसी में खाना बन रहा है? इसी में तो खाना बन रहा है। और ये फिर ये बताओ ये क्या? ये कुछ पहचान में आ रहा है? ये क्या है? ये ठीक है, बहुत अच्छा। जैसा कि सुप्रिया ने बताया हम सब लोगों को कि यही माइटोकॉन्ड्रिया है। भाई रेड कलर का होता है कि नहीं? देख लो वहां पर भी प्लांट सेल देख लो, रेडी कलर का माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब सही है। अच्छा, यहाँ क्या बना बताओ? खाना बना? कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हो किचन ऑफ सेल? और ये पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये इसको ग्लूकोज दे देगा, कहेगा इसको तोड़ो फटाफट। यहाँ खाना बनेगा और ये डिनर टेबल है, डाइनिंग टेबल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्या सप्लाई करेगा बोलो? बताइए, ये क्या सप्लाई कर रहा है? ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। समझ में आ गई बात? और ये ग्लूकोज सप्लाई कर रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया 12 घंटे काम करता है कि 24 घंटे? 24 घंटे। इसको ग्लूकोज तोड़ना है। तो अब यहाँ पर ये ग्लूकोज इसके पास चला गया,
और ये क्या चीज है बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में? ये देखो, मान लीजिए ये चीज समझ रहे हो, एडीपी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एक फॉस्फेट इसमें और जोड़ देगा। ये एडिनोसिन है और डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जोड़ेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक में, ऐसा ये 38 मॉलिक्यूल में करेगा, 38 स्टेप में। ऐसा करने के लिए उसे एक ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। एक ग्लूकोज को तोड़ेगा, उससे जितनी एनर्जी बनेगी मिलेगी, उससे वो 38 एडीपी को किसमें बदल देगा। मान लो 38 फोन ले जाओ, कह दो रिचार्ज कर दो, तो कहेगा लाओ 1 रुपया, 1 रुपया दोगे 38 फोन रिचार्ज करके ले आओ। भाई बाजार में जाते हो तो कुछ 1 रुपया 2 रुपया दोगे कि नहीं, कि फोन ऐसे ही रिचार्ज कर देगा। 100 रुपया दोगे। ग्लूकोज देखिए, सो यानी रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, उससे क्या होगा, कितने एटीपी बनेंगे बोलो। ये इसके, ये सब कार्बन है, ये सब पोर्शन किसके हैं, कार्बन है। ये यानी 6 कार्बन रिंग है। बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता है, 6 होता है कि नहीं कार्बन, उसी को एडिनोसिन कहा जा रहा है। और इसमें 3 में वो क्या जोड़ रहे बताओ, फॉस्फेट। तो इसका क्या नाम पड़ गया, और ये फिर क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट खूब तैर रहे हैं उसमें, अंदर सेल में खूब तैरते रहते हैं, तो इसका नाम है एडीपी। और ये क्या है बोलिए, एटीपी। सो एडीपी से एटीपी बनने का काम किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। तो ये इसमें जुड़ जाए तो कितने बन गए, क्या 38 बन गए। एडीपी का फुल फॉर्म ये लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अब जरा देखिए, कि एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे, इतनी तो तुमको बात समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये तो फोटोसिंथेसिस हो गई ना, और ये दिन में ही होती है, ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये तीनों स्टेप सृष्टि बताएंगी। टेक्स प्लेस पहले मैं बता चुका हूँ, इन 3 steps. बोलो सृष्टि। Absorption of sunlight and conversion of light energy into chemical energy and using this breaking down of water into hydrogen and oxygen. तीसरा तो बताओ। तो स्टेप वाइज बोलो ना, पहले सनलाइट लेगा ना, पहले कन्वर्जन के ऊपर आता। देखो सबसे पहला काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी लिखा, जो लिखा वही लिख लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल। अच्छा, अब दूसरा काम क्या होगा बोलो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर उस केमिकल एनर्जी से क्या होगा, एंड यूजिंग दिस केमिकल एनर्जी। एनर्जी से ये डिकम्पोजिशन है ना, इसमें एनर्जी लगेगी कि नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यूजिंग केमिकल एनर्जी
टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल, सृष्टि ने बहुत अच्छा बताया, मॉलिक्यूल इनटू किसमें तोड़ देगा, इनटू H2 एंड O2। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल लिए 12, जैसा कि अभिषेक ने बताया था कि 12 लेने पड़ेंगे। अब इसको तोड़ो किसके द्वारा, केमिकल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो फिर किसमें टूट जाएगा ये, क्या 12H2 में टूटेगा और O2 कितने बनेंगे, 6O2। समझ में आ गई बात, देख लो बैलेंस है। अब नेहा तीसरी बात बताओ, फिर देख रही हो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सही है, ग्लूकोज बता दो, कार्बोहाइड्रेट लिखा है क्या बुक में, हाँ सही है, चलो ग्लूकोज भी चाहिए। ग्लूकोज लिख, ग्लूकोज ज़्यादा ठीक है, ग्लूकोज ही बनता है, वो बाद में कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर मानो कार्बोहाइड्रेट यूनिसेक्राइड है, सिंगल शुगर, तो ग्लूकोज है, डाइसेक्राइड है तो सुक्रोज है, और फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड है तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। वो हमने शुरू में देख लिया था चैप्टर के शुरू में। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनटू कार्बोहाइड्रेट CO2 इनटू ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है कि नहीं। अब जब ग्लूकोज में रिडक्शन करो इसका, CO2 में यही 12H2 यूज कर लो और 6CO2 लो, ठीक है। ये प्रोसेस यस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कि प्लास्टिड्स में, बताने दो उसको। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यही तो किचन है, यहाँ ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये तो डाइनिंग टेबल है, कहने डाइनिंग टेबल पे खाना बनाओ, बहुत बड़ी बात है भाई, आप समझ गए कि नहीं, ये डाइनिंग टेबल है और ये खाना बना, तो खाना यहाँ बनेगा कि यहाँ, वहाँ तो खाया जाएगा। सो 6CO2 प्लस 12H2, इससे क्या बन जाएगा, C6, देखो C6H12 और O6 बन गया। अभी भी 6 O बाकी हैं, 6CO2 में, तो देखो कितने O हो गए, O6 है, तो दैट इज, अब क्या होगा, और सर वो 12H2O नहीं होगा ना, होगा, ये हो गया, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है बताओ, क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसी को रिडक्शन कहते हैं। कार्बन में क्या जुड़ रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो जुड़ गया ना, समझ में आ गई बात। तो आपकी एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, इन दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हमारी ये वाली आ रही, जरा जोड़ो दोनों को, यही आने वाली है, देख लीजिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, चेक करो, दो चीजें हो रही ना, तो बोलो ये हुआ और ये हुआ, लेकिन ये कोई भी चीज आप 2 स्टेप में करते हो, पहले किताबें लाते हो खरीद के फिर पढ़ते हो, कि पहले पढ़ लेते हो बाद में लाते हो, तो अब हर वो स्टेप सारे जुड़ जाएंगे, फाइनली आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में तो सब कुछ मिल जाएगा ना कि आपने क्या क्या किया। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ है, अवर पर्सनालिटी इज द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टेप्स। जो हमारा व्यक्तित्व है वो पुराने कई स्टेप्स का संग्रहण मात्र है, एक साथ उनका कल्मिनेशन, सबको एक साथ इकट्ठा कर दो तो वही तो हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ये चीज़ जो बनी है, क्या ये 2 स्टेप में बनी है, तो दोनों को जोड़ो कि क्या क्या हुआ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ो, राइट को राइट के साथ, तो क्या क्या चीज़ें यूज हुई और क्या क्या चीज़ें बनी। तो यूज को एक तरफ रखो, पहले मान लो तुमने क्या किया, हरी धनिया पुदीना से चटनी बनाई, उधर इडली बनाई, तो क्या क्या तुमने यूज किया एक तरफ रखो ना, कि जो बनाई उसको भी रख लोगे, और बना क्या क्या वो फिर केटर करो, यही तो होता है कि नहीं। तो जो यूज किया वो एक तरफ रखो, क्या क्या यूज किया, क्या यही यूज किया, और जो बना वही तो किसी को दोगे कि हरी धनिया खाओ पुदीना खाओ, ऐसे तो नहीं दोगे। तो फिर इसलिए 6CO2 और प्लस 12H2O, और फिर क्या है बोलिए, जो यहाँ बना वो यहाँ यूज हो गया। कई बार एक स्टेप का बना तो आप चाहे तो लिख लो, H2 कहाँ चला गया? एक कट गया।
लिख देंगे, बाद में कट कर देंगे। वैसे जो कुछ ऐसी चीज होती है जो फर्स्ट स्टेप में बनती है वो दूसरे में यूज हो जाती है, खत्म हो गई। और नहीं तो सबको लिखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, ठीक है कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है जो कि यहाँ यूज हुआ, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। तो इधर क्या बना बोलो, C6 प्लस 6H2O प्लस 6 और प्लस 12, ये कट गया। वास्तव में जो पहले स्टेप में बना था वही यूज हो गया, तो वो अब रहा कहाँ, वो तो खत्म हो गया ना, हमें यही काट देना चाहिए था, लेकिन शायद आपको समझने में दिक्कत, तो इसने काट दिया। आप खुद मत लिखना 12/2, वो यहीं कट कर देना, ये इधर के LHS में और ये इधर के RHS में LHS, तो कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो कितनी बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास क्या रिएक्शन आई, 6CO2 और प्लस 12H2, तो इधर क्या आया 6H2O और प्लस 6O2, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी है, इसको लिखिए सन लाइट एंड दिस इज क्लोरो। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स रिएक्शंस। एक्सप्लेन का मतलब है राइट 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो इस समय दिख रहा है उतना ही चाहिए बस। ये जो यहाँ दिख रहा है ये लिखो बस, ठीक है। राइट 3 स्टेप्स ऑफ photosynthesis and necessary chemical reactions. बेड पे कूदना आज इनकी आवाज थोड़ी धीरे लग रही है, धीरे धीरे ये लिखना, ये वाली छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये मत लिखना। चलो क्योंकि यही लिखना, सीधे वो समझाने के लिए किया। ये लिखो, वो लिख देना। चलो सर एक मिनट। So the product of photosynthesis क्या होता है? Okay, the product of photosynthesis is glucose, और बाई प्रोडक्ट क्या है? Is O2 and water, ठीक है। तो इसको थ्रोन आउट करना है, वो उसके लिए बेकार चीज है, लेकिन ये तो ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज इज जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्या किचन ऑफ सेल है, वही तो बन रहा है ना खाना। सर प्लास्टिड मेक्स ग्लूकोज एंड इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देता है, टू माइटोकॉन्ड्रिया वाया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ चला जाएगा ग्लूकोज उसके पास। सो मेक्स ग्लूकोज, ये क्या करेगा, मेक्स ग्लूकोज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria breaks down glucose and utilize the energy to convert ADP. हाँ, अभी फिर से बताएंगे। सुनो,
अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए सेल में प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड ने क्या किया बताइए? प्लास्टिड में स्ट्रोमा थे और उसने ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज किसको ट्रांसफर कर दिया? C6H12O6। इसने माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टे होते हैं क्या? क्रिस्टे क्या होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसने वहां भेज दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, नहीं उसी को थोड़ी तोड़ देगा, ब्रेक्स डाउन glucose and utilize this energy to convert ADP into ATP, and this process is called respiration. ADP से ATP में बदलने के प्रोसेस को श्वसन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, पर ADP कहाँ से आएगा? ADP ये जो एक्सपेंडेड करेंसी होती है, जैसे तुम्हारा ATM बिल्कुल अब उसका अंतिम पैसा खाली हो गया तो फिर रिचार्ज कर लो। ADP का मतलब है यूज्ड करेंसी, और रिचार्ज करेंसी है मतलब जो 3 फॉस्फेट लगे समझो क्या एनर्जी है, और जब 2 रह गए समझो यूज हो गई। उसको ADP, एक फॉस्फेट को जोड़ने में जो मेहनत लगी उसके लिए उसने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया। तो इसमें जो एनर्जी निकल रही है उससे वो क्या कर रहा है? वीडियो देखने को कमाल का वीडियो, कैसे वो जोड़ रहा है। इसको जोड़ने में ही जो मुश्किल आ रही ना, अभी हम पूरा समझाएंगे। देखो यहाँ से इसने ग्लूकोज दिया, अच्छा इसके पास पहले से ही क्या था बताओ? ATP। ये ठीक है, ये है PO4 है। और ये देखो भाई, आप ये देखो, ये चीज कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? ये गॉल्गी ऑपरेटर। ये सब लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों के पास इसने सबको बना बना के ATP दिया, लो एनर्जी लो, और इन लोगों ने खर्च करके दिया, लो ले ली एनर्जी, अब इसको फिर से बना के दो मुझे। यानी ये बना बना के दे रहा है, इसका ये दायित्व तो बनता है। सुनिए, इट इज इट्स ड्यूटी टू सेंड एनर्जी करेंसी टू एवरी ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। सबको ये ATP दे रहा है, अब वो लोग एनर्जी खर्च करके जब ADP बन जाता है, खर्च हो जाती है, फिर से इसको लौटा देते हैं। लो कि फिर नया बना के तो जल्दी हमें देना। बात समझ आई? तो ये यूज्ड करेंसी है और ये रिचार्ज करेंसी। बात समझ आ गई? ADP में कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी किस में होती है? ATP। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बिना इसके कोई काम नहीं चलेगा। समझ में आई? हाँ, तो गोल्गी apparatus ने एनर्जी यूज करी। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स यूटिलाइज एनर्जी। जैसे हमने रात को खाना खाया और सुबह उठ के भूख क्यों लग गई? 70% ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस। हमारे सेल में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या आना चाहिए, इन्हीं में सारी एनर्जी जा रही है। सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा। ये सोडियम पोटेशियम का जो पंप है, हमारी 70% एनर्जी खाया जा रहा है उस कंसंट्रेशन के लिए। सेल के बाहर क्या ज़्यादा है? सोडियम, अंदर क्या ज़्यादा है? पोटेशियम। तो इसके ग्रेडियंट को मेंटेन करने में ही हमारी 70% एनर्जी चलती है। अभी आगे के पेजेस में देख लेंगे हम लोग। अभी यहाँ देखो, तो आप इसने क्या किया बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, और इस सेंटेंस को पूरा करो। एंड यूटिलाइज it for converting into ATP by एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, ग्लूकोज का टूटना क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट ADP to ATP, breaking down of glucose and utilizing this energy for cellular process। वास्तव में ये जो दे रहा है, क्या इसी से सेल की सारी प्रक्रिया चल रही? क्या इसी से गाल्जी ऑपरेटर्स काम कर रहा है, लाइसोसोम काम कर रहा है, और दूसरे सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो इसको भी देता है, लो तुम भी ATP लो। और ग्लूकोज है ना, हाँ, उसी एनर्जी से तो सब काम होगा। एनर्जी तो सबको चाहिए। तुम जो सबके घर में तो लाइट आ रही है, तो लाइट की सप्लाई सबको चाहिए कि नहीं? तो उसी तरीके से नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रेस्पिरेशन? at cellular site, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड यूटिलाइजिंग। इसको किस काम में यूज करना?
यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अगर हम ग्रॉस में देखें तो हम लोग का लाइफ प्रोसेस इसी वजह से चल रहा है, इसी एनर्जी से, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और सेल में देखो तो वेरियस सेलुलर प्रोसेस। इट्स कॉल्ड, इसे श्वसन कहते हैं, और उसको प्रकाश संश्लेषण कहते थे, फोटोसिंथेसिस का। इसका क्या नाम है? प्रकाश की मदद से कुछ खाना बनाना, तो संश्लेषण। और ये क्या है? दैट इज श्वसन। अब ये देख लो कि मान लीजिए, ये देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है, क्या ये सांस लेना और सांस छोड़ देना? बोलो, रेस्पिरेशन क्या है? क्या ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट है? ये तो पहले नहीं है। तो नहीं, ये जब सेल में हो रहा तो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट का हुआ। पिता ने डिक्लेयर कर दिया वो ब्रीदिंग है। यानी आप कहाँ ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन से कनेक्ट कर रहे हैं? रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है, ब्रीदिंग यहाँ हो रहा है। हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कि सांसों में माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। सो बात समझ आ गई कि नहीं? कि सांस क्यों ले रहे हो? इसलिए क्योंकि इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि जब तुम्हें C6H12O6 है, इसकी उल्टी रिएक्शन लिख रहा हूं, देख लो। ये तुम्हारे पे क्या था बताओ? CO2 था, 6CO2, और प्लस क्या था? और ये क्या था? सनलाइट। और ये क्या था? क्लोरोफिल। और इससे क्या बना? और प्लस 6H2O और प्लस 6O2। अब इसका ठीक उल्टा कर दो, तो क्या यही रेस्पिरेशन है? तुमने चीनी खाई, एक गिलास पानी पियो, उल्टा काम करो, अब पानी पियो। पानी पीने तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देख लो, चीनी खाई, पानी पिया, और फिर अर्पिता ने कहा सर ब्रीदिंग इन भी तो करो, O2 भी तो लो ना, तभी तो उल्टी रिएक्शन होगी। और अर्पिता ने ये भी कह दिया कि एक गिलास पीना तो 2 गिलास पानी निकालना। बहुत बड़ी बात है। 6H2O लिया और बनाया कितना? 12। अब यहाँ से उल्टी कर रहे ना, रिवर्सिबल, उल्टा कर दिया रिएक्शन। फिर से समझो, अभी समझो, ये लेके ये बनाया था, अब इसका उल्टा प्रोसेस करना है, तभी तो लूप पूरा होगा। यानी ग्लूकोज बनाना फोटोसिंथेसिस है, और ग्लूकोज तोड़ना इसकी उल्टी रिएक्शन कराओ, उसको रेस्पिरेशन कहेंगे। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहाँ ये हो रही है, और यहाँ पे कौन सी होने जा रही है? ये देखो, फिर से देखो, आपने क्या क्या लिया? क्या ग्लूकोज खाया? कुछ ना कुछ खाया होगा। मान लो कार्बोहाइड्रेट लिया, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में माइलेज है, क्या उसने ग्लूकोज बना दिया? तो लास्टली सेल तक पहुंच गया ग्लूकोज। सेल तक किसने पहुंचाया? एसिमिलेशन के द्वारा पहुंचा कि नहीं? अच्छा, सांस ली, तो सांस लेने से क्या वो सेल ने उसमें से O2 लेके, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन ने O2 भी हर सेल तक पहुंचा दिया। अच्छा, आपने पानी भी पी लिया, क्योंकि चीनी खाओ, ग्लूकोज खाओ, प्यास लगेगी, तो क्या वो ऑस्मोसिस के द्वारा हर सेल तक पहुंच गया? पानी पहुंचा ऑस्मोसिस से, ग्लूकोज तो आपने खाया, तो वो क्या एब्डोमिनल कैविटी से हर सेल तक पहुंच गया। और O2 कहां से पहुंचा? रेस्पिरेशन सिस्टम से। समझ में आ गया हीमोग्लोबिन? अब ये तीनों कहां पहुंच गए? बताओ, इसके पास O2 कहां से आया? थ्रू लंग्स। और ये हीमोग्लोबिन लिख दो, हीमोग्लोबिन। और वाटर कहां से आया? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑस्मोसिस। बोलो, और ये तीनों चीज आ गई। अब बोलो क्या होगा? क्या इसको तोड़ दिया जाए? तीनों चीज आ गई, ग्लूकोज भी आ गया, 3 चीज इसको चाहिए। अब ये उल्टा प्रोसेस अब हो सकता है क्या? अब उल्टे प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो, 6CO2 और प्लस। अच्छा, जो 12H2O बना, इसके साथ और क्या लिखते हैं? क्या 38 ATP? ये एनर्जी करेंसी है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। अब ये सबको बांट दे, 38, एक ग्लूकोज टूटेगा तो 38 ATP बनेगा। अब फॉस्फेट तैरते रहते हैं, हमने बताया था ना, हवा में क्या करते रहते हैं कि ADP और प्लस फॉस्फेट आयन, और इससे क्या बन जाएगा? और ये किसकी वजह से? ग्लूकोज।
ये काम कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लास्टिक। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये चीज हो गई। ये चीज CO2, जब ये CO2 निकल गई तो ये क्या होगा कि उसी ब्लड के थ्रू आएगी और फिर बाहर निकल जाएगी, एक्सेल्ड आउट हो जाएगी और ये यूरिनेट कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई कि आपको इस प्रोसेस में क्या है, प्लांट ने CO2 लिया पत्तियों से, पानी रूट से लिया, खाना बना लिया, और उसी में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, उसी ग्लूकोज को तोड़ दिया गया। तो ग्लूकोज को तोड़ना माइटोकॉन्ड्रिया में, हमने ये प्रोसेस नहीं किया, हमने बाहर से खाना खा लिया, हमने नहीं बनाया तब भी खाया, तो हमारे सेल पे भी तो ग्लूकोज पहुंच ही गया होगा ना, हमने सिर्फ तोड़ लिया। अब प्लांट ने बनाया भी और तोड़ा भी। बनाया प्लास्टिड में गया और तोड़ा कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। पूरा प्रोसेस हो गया। सो दैट इज CO2। अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो गया। बात समझ आ गई? देखिए, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, 24 आवर्स। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स 24 आवर्स। अब जो गैसेस एक्सचेंज होने उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। वास्तव में गैस कैसे, दिन में प्लांट कौन सी गैस निकालते हैं, रात को प्लांट्स के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो रेस्पिरेशन के 10 गुना तेजी से होता है। वही बात।